सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। तो पंजाब में तमाम 11 सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर्स भी शामिल हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स भी शामिल हैं। और इस पूरी सूरत हाल के पीछे कहानी ये सामने आई कि स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने फ़ोन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत यानी आसिफ अली जरदारी साहब को। अता तारड़ जो नून लीग के रहनुमा हैं उनके ज़रिए नून लीग की क़यादत से रब्ता किया और उन दोनों जमातों को इस बात पर राज़ी किया कि इन तमाम सेनेटर्स को बिला मुकाबला जिस पार्टी की जितने सेनेटर्स बनते हैं उनको मुंतखब करवाने दिया जाए। अब इसके बाद जो इस्लामाबाद में मुकाबला होना है अब्दुल हफीज़ शेख साहब और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के दरमियान, वो इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया कि पंजाब में क्या इन दोनों बड़ी जमातों ने आपस में मुकमुका कर लिया, क्या चौधरी परवेज़ इलाही ने अस खुद ये स्टेप लिया या हुकूमती जमात की जानिब से उनसे ये दरख्वास्त की गई थी। चूँकि इससे पहले तो दावे किए जा रहे थे कि मुस्लिम लीग नून के लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दे सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मुस्लिम लीग नून की तरफ जा सकते हैं। तो ये दावे भी अपनी अपनी जगह महज दावे ही रह गए, चूँकि कल जो सूरत हाल सामने आई वो यकसर मुख्तलिफ थी। और अब आज मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की अब्दुल हफीज़ शेख साहब की नामजदगी पर कई सवालात उन्होंने उठाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो मेंबर नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबरशिप का फॉर्म उन्होंने नहीं भरा, वो सिर्फ उस वक्त पाकिस्तान आते हैं जब उन्हें कोई वजारत या कोई बड़ा ओहदा ऑफर होता है और जैसे ही वो ओहदा ख़त्म होता है, जैसे ही वो हुकूमत ख़त्म होती है, वो अगली फ़्लाइट से पाकिस्तान से कूच कर जाते हैं। तो इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं। कमल शोज़ब साहिबा पाकिस्तान तहरीक हमारे साथ मौजूद हैं। तो कमल साहिबा, पहले ज़रा पंजाब में कल क्या हुआ? ये 11 सेनेटर से 5 नून लीग के, 5 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। अब वहाँ पर पोलिंग भी नहीं होगी। वहाँ तो हम उम्मीद कर रहे थे बड़ा कांटे का मुकाबला होगा। 3 मार्च को फैसला आएगा कि कौन पार्टी कितने सेनेटर्स मुंतखब करवाने में कामयाब होती है। ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने क्यों खुद ये एक्शन लिया है या फिर बुज़दार साहब की जानिब से, खान साहब की जानिब से उनसे दरख्वास्त की गई थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच अरबाब, थैंक यू वेरी मच कि आपने ये इशू भी उठाया है, इस सब्जेक्ट को उठाया है और मुझे मौका फराहम किया है कि मैं आवाम की आगाही के लिए अपने चंद पॉइंट्स पेश कर सकूं। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं समझती हूँ कि अच्छा हो गया जो 46 वोट ख़रीदने का काम चलना था और अरबों खरबों रुपया एक हराम काम करने के लिए, एक सही काम के लिए हराम रास्ता इस्तेमाल होना था, वो तो रुक गया। और यही हम चाहते हैं कि जिसकी जितनी नुमाइंदगी हो, जो प्रोपोर्शन बनती हो जिस जमात की, जिस सूबे से, उसके मुताबिक फ्री और फेयर तरीके से उनको रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर तो बड़ा आपने कहा कि जी जरदारी साहब ने, हुआ ये था बेसिकली कि पीपल्स पार्टी के जो मेंबरान थे, जिन्होंने जो कवरिंग कैंडिडेट्स थे या जो कैंडिडेट्स थे बेसिकली, उन्होंने विड्रॉ कर लिया। और वो कंपटीशन जो है बीच में, जो अददी कंपटीशन बन रहा था या जितनी सीटें थी उससे ज़्यादा के जो लोग वहाँ पर जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन में फ़ाइल किए हुए थे, वो सब ने वापस ले लिए। इसलिए गैर मशरूत तौर पे बग़ैर कंटेस्ट किए तमाम जो जितने भी मेंबरान थे वो इलेक्ट हो गए, हर पार्टी की जो जितनी रिप्रेजेंटेशन है उसके मुताबिक। और जहाँ तक आपने कहा परवेज़ इलाही साहब, मैं समझती हूँ कि वो काबिल तहसीन है कि उन्होंने एक सही काम सही टाइम पे इंटरवीन करके अगर उसको किया है तो ये एक उनके लिए मैं समझती हूँ कि उनके कॉम्प्लीमेंट उनको करना चाहिए। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं थी, क्योंकि हम तो बिल्कुल अपना जो एक इलेक्शन मुकाबला करके जीतना होता है उस पर बिलीव करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ओपन आइडेंटिफाइबल बैलेट की जो बात हम कर रहे हैं, वो एक मेरिट को और एक ट्रांसपेरेंसी को इस्टेब्लिश करने के लिए कर रहे हैं। और ये कोई नई बात हमने नहीं की, ना चुंबे की बात की है। अब अगर मैं कहूँ कि जी आपने कहा कि जनाब इधर वाले उधर दे देते, उधर वाले इधर दे देते, तो कभी इम्कान ये था कि उधर वाले इस तरफ आ जाते। अच्छा। और एक आधी सीट यहाँ से एक्स्ट्रा निकल जाती पैसे लगाए बगैर। लेकिन मैं समझती हूँ कि जब सही डिस्ट्रीब्यूशन होगी, यही बात हम पहले दिन से कह रहे हैं। आइन का आर्टिकल 26 या जो तरमीम 26वीं हम फ्लोट की, उसकी भी यही रीज़न है। हम पीटीआई की जो हुकूमत है वो बिल्कुल ये नहीं कह रही है कि जिसके 6 मेंबरान हो केपी में उसको 2 सेनेट की आप सीटें अवार्ड कर दें और फिर उनसे पूछा जाए कि भाई आप इतने सारे मेंबरान और इतने सारे वोट लेके कहाँ से आए। तो
पास होके जी गुडविल में हमें डल गया, तो इस तरह के जो गुडविल्स हैं वो हुआ नहीं करती हैं, वो कैश के साथ हुआ करती हैं। तो ये रास्ता हम हमेशा के लिए बंद करना चाह रहे हैं, इसलिए हमने ये सारी डिबेट ओपन की और ये आपके सामने एक बड़ी अच्छी मिसाल अब आ गई है। दूसरी बात, अगर इसी चीज़ को देखा जाए, और मैं जुबैर साहब की बात का भी अभी आपको जवाब देती हूँ, तो जो नेशनल असेंबली या इस्लामाबाद की जो सीट्स बनती हैं उसमें आप मुझे बताएं कि किसका हक बनता है कि सेनेटर वो बने वहां से, किसका हक बनता है। बिल्कुल कमल साहब, ये इस्लामाबाद वाले हफीज शेख साहब बमुकाबला गिलानी मामले में जरा आते हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जुबैर साहब, ये कल पंजाब में जो कुछ हुआ, 5 सेनेट की सीटें आपको बिला मुकाबला मिल गई, 5 तहरीक इंसाफ को मिल गई, तो नून लीग मुतमईन है? अगर 3 मार्च को होता है इलेक्शन तो क्या एक आध सीट ज्यादा आप लोग निकाल सकते थे? ये 5 ही मिलनी थी आपको, इसलिए आपने कहा कि चलो सही है, वक्त से पहले मिल जाए? एक तो मैं आपको बता दूं, आप पिछले पंजाब असेंबली का रिकॉर्ड उठा के देखिए, हमने कभी भी ये अटेम्प्ट नहीं की कि दूसरों के बंदों को तोड़ के हम अपनी सीट निकालें। 2018 में देखें, 2015 में देखें, 2012 में देखें, तो ये जो पॉसिबिलिटी होती है ना पैसे की सियासत की, ये हमारे लिए हम पंजाब असेंबली में हमने कभी भी डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया है। तो जितनी हमारी सीटें मिलती थी, अगर वो विड्रॉ हमारे बंदे कर जाते हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि हमारे तो फिर भी 28 बंदे शायद एमपी फालतू बचते हैं। अगर 28 बंदे कम भी होते तो हमें इतनी सीटें मिलती। तो मेरा ख्याल है कि हमने तो वो डेमोन्स्ट्रेट किया, क्योंकि वो इतनी देर से सुप्रीम कोर्ट भी डिस्कस कर रहा था और एक डिबेट का हिस्सा था, क्योंकि पैसे की लेन देन होती है। तो और हमारे साथ बिल्कुल जब अगर आपकी तारीख है कि पैसों के लेन देन में आपकी पार्टी कभी इन्वॉल्व नहीं रही, तो फिर अब गिलानी साहब पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार हैं, फिर उनकी जीत की उम्मीद आप कैसे लगा रहे हैं जब नंबर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ज्यादा हैं, आपके पास कम है? तो फिर ये पैसों की चलें, जुबैर साहब को दोबारा कनेक्ट करते हैं। जी कमल साहब, अब यूसुफ रजा गिलानी साहब ने आज ये इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 12 MNAs ने उनसे रब्ता किया है और वो वोट सेनेट का उनको देना चाहते हैं, लेकिन बदले में वो अगले इलेक्शन में फिर नून लीग का टिकट चाहते हैं। ये कौन से ये 12 लोग हैं? कहीं कोई तहकीकात की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने? ये जराए से खबरें मौसूल हुई हैं। देखिए, दावे जो कर रहे हैं वो फिर नाम भी बता दें। अगर इतनी उनके अंदर जान है, तपड़ है, तो जरा बोले ना खुल के, बताएं आके कि कौन 12 मेंबरान हैं जिन्होंने उनसे राब्ते किए हैं और जिनको आप लारे लगा रहे हैं और आप फेवर इन काइंड या फेवर इन कैश देते हुए पाए जा रहे हैं। क्योंकि पीपल्स पार्टी की तो ये बड़ी ओपन एंड शट तारीख है। वो कहते हैं खुद भी खाओ, दूसरों को भी खिलाओ, सब राजी रहो। जरदारी साहब के नाम से भी उनकी हुकूमत के दौर में लोग फ़ोन करा के और पैसे ऑफर करके काम करा लिया करते थे। ये मेरे और आपसे ढकी छुपी बात तो है नहीं है। जहाँ तक इन्होंने बात की थी आज जुबैर साहब ने, यूसुफ रजा गिलानी साहब की शान में इन्होंने कसीदे पढ़े, बड़ी अच्छी बात है। ये अपनी कही हुई बातों से फौरी तौर पे कलाबाजी सियासी खा लिया करते हैं। इनके तो जो कायद हैं जो यहाँ से भागे हुए हैं, उनकी जुबान आप सुन लें तो 200 कम से कम उन्होंने फतवे जारी किए हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब के चोर होने पे और उनके नाअहल होने पे और उनके खिलाफ मेमो गेट में जाने के, और वो स्विस बैंक के लिए वो कहते थे खत लिखो और जरदारी साहब के जितने पैसे बाहर से वो इधर बुलाओ, वो तो आवाम का खाया हुआ पैसा है। तो ये तो पूरी पार्टी, उस वक्त जुबैर साहब कहीं थे नहीं मेरे ख्याल में, इसलिए उनको याद नहीं होगा, वो स्ट्रगल में उस वक्त शामिल नहीं थे। और जहाँ तक आपने बात की कि हफीज शेख साहब PTI के मेंबर नहीं है, तो मैं आपके गोश गुजार कर दूं, इस वक्त जुबैर साहब ने ये बात की, जुबैर साहब ने, और फाइनेंस को वो डील कर रहे हैं और फाइनेंस के वो एडवाइजर हैं टू द प्राइम मिनिस्टर, वो PTI की हुकूमत है। मैं उन्हीं को ही बता रही हूँ ना कि वो PTI की हुकूमत को फ्रंट से लीड कर रही है। पाकिस्तान की डूबती नैया को बाहर निकालने के लिए वो इमरान खान साहब की ही पार्टी और उन्हीं की जमात और उनकी ही हुकूमत के साथ आगे लगे हुए हैं। वो कोई रेंटेड उस पर तो आए हुए नहीं है। और ये जो इनके बारे में एक तासुर दिया जाता है कि जी वो एक फ़्लाइट पकड़ते हैं और एक दूसरी फ़्लाइट, तो जनाब बात सारी ये है कि वो एक स्किल्ड आदमी है। उनकी डिमांड है बाहर दुनिया में। एक पाकिस्तानी है, जैकब आबाद से उनका ताल्लुक, उनकी 6 नस्लें जैकब आबाद के कब्रिस्तान में दफन है। 3 दफ़ा वो पहले सेनेटर रह चुके हैं। उनके नाना प्रीमियम रहे हैं 1937 की जो यहाँ पर हुए। हफीज शेख साहब को आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आपकी पूरी क़यादत बिल्कुल वैसे ही डिफेंड करती है जैसे गिलानी साहब को नून लीग वाले डिफेंड कर रहे हैं। उनके दादा गवर्नर रहे हैं। हफीज शेख साहब कोई बेपैंदे वाले नहीं है। उनकी एक सियासी
मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, आफ्ताब शाबान मेरानी साहब मामू है हफीज शेख साहब के। मेरे ख्याल में लोगों को पता नहीं है कि वो एक सियासी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन वो क्योंकि खुद पे बिलीव करते हैं और अपनी उनकी क्वालिफिकेशन एक वन ऑफ हिज टाइप है, जिन्होंने इस खास स्पेसिफिक एक उन्होंने सही। चलें कमल साहब, फिर जुबैर साहब से दोबारा जरा पूछ लेते हैं कि वो हफीज शेख साहब पर क्यों इस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं। जब वो हुकूमत का हिस्सा है तो जाहिर है वो पार्टी का भी हिस्सा होंगे। कमल साहब जरा रुकिएगा जी। जुबैर साहब, अब्दुल हफीज शेख साहब कोई 1 साल से ज़्यादा हो गया खजाना के तमाम मामला देख रहे हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को हेड कर रहे हैं, हुकूमत का वो हिस्सा है, तो जाहिर है पार्टी का भी हिस्सा ही होंगे। तो ये मामू वो कौन थे उनके और दादा कौन थे, उसमें तो कोई शक की बात ही नहीं। कौन चैलेंज कर सकता है किसी के दादा पर या मामू पर? एक वो सियासी कारकुन नहीं है। ये अभी बात कर रही थी, मैं इनसे एक सिंपल सा सवाल पूछूंगा, अगर 2018 के इलेक्शन से पहले इनको बता दिया जाता कि जिसने तबाह बर्बाद किया मईशत को बकौल इमरान खान के और असद उमर के, अगर उनके बता दिया जाता कि असद उमर फाइनेंस मिनिस्टर नहीं होंगे, जो पोस्टल बॉय हैं जिन्होंने नया पाकिस्तान बनाना था, हफीज शेख साहब मुझे तबाह कर दिए। 2018 के बाद पहले फाइनेंस मिनिस्टर तो असद उमर साहब ही थे, अब वो खान साहब ने उन्हें क्यों हटाया? मैं तो वही तो कह रहा हूँ, मैं तो वही तो सवाल पूछ रहा हूँ कि एक शख्स जो पाकिस्तान से जिसकी कोई कमिटमेंट नहीं है, उनके मामू की होगी, दादा की होगी, मैं हफीज शेख साहब की बात कर रहा हूँ। हफीज शेख को हम इलेक्ट करने की बात कर रहे हैं। हफीज शेख साहब के कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, 40 साल से ज्यादा हो गया। 1977 में वो पाकिस्तान से बाहर गए थे, उसके बाद वो सिर्फ इसलिए आते हैं कि जी उनको वजारत मिले। अब एक शख्स की ये कोई कमिटमेंट आप मुझे बता दें कि हो सकती है। उसके अलावा हम हफीज शेख की बात कर रहे हैं और हफीज शेख पर ही इनको कहना रहिएगा, उसके अलावा तमाम असासे बाहर हैं। ये दिस गोज अगेंस्ट एंटायर फिलॉसफी ऑफ पीटीआई, जो कहती है कि इमरान खान साहब के अगर आपकी कमिटमेंट है, और अभी मैं शर्तिया कहता हूँ, मैं तो चैलेंज दे रहा हूँ, मुझे जो मर्जी को प्रूव करके आज जाए हुकूमत या 2 महीने के बाद जाए, उसके बाद हफीज शेख वहीं जाएंगे जहाँ से वो आए थे। दीज आर IMF वर्ल्ड बैंक रिप्रेजेंटेटिव, जिनको भेजा गया है पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद करने के लिए, जरगमाल बनाने के लिए। ये क्रेडेंशियल्स हैं उनके। अच्छा। अब इन क्रेडेंशियल के साथ मुझे आप बता दें कि कोई कारकुन हो जिसमें जो पीटीआई का जो ओरिजिनल कारकुन है, जो MNA है, नजरियाती जिसको आप कहते हैं, वो उसको अगर चॉइस दी जाए कि असद उमर हो फाइनेंस मिनिस्टर या हफीज शेख, मुझे आप खुद बता दें कि दिल से हाथ रख के कौन कहेगा कि हफीज शेख होना चाहिए और असद उमर को नहीं होना चाहिए? जुबैर साहब, चूंकि इकोनॉमी पे आपकी बड़ी गहरी नजर और बड़ी गहरी ग्रिप है, तो ये जो शुरू के असद उमर साहब के चंद माह थे, क्या उस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी आज के मुकाबले में बेहतर ग्रो कर रही थी? आपकी नजर में वो दौर बेहतर था? पहले तो हम सियासी तौर पर बात कर रहे हैं, सियासी तौर पर नजरियाती कारकुन से पूछ लें कि वो क्या चाहता है। क्या हफीज शेख, ये मुकाबला हफीज शेख का है, हफीज शेख क्या होना चाहिए उनको या नहीं होना चाहिए? अच्छा। पहले तो मईशत की साहब, अगर थोड़ी देर आप जी बताएं। मईशत की बर्बादी के हवाले से स्टेटमेंट उठा लें कि उमर के खिलाफ कितनी दी हुई है इमरान खान ने और पीटीआई वालों ने, और हफीज शेख के खिलाफ कितनी किया। तो हमें ना ब्लेम करें कि जी हम हफीज शेख को क्यों अपोज कर रहे हैं। हफीज शेख का कोई क्रेडेंशियल नहीं है, वो कौन है, कहाँ से आए थे, क्या करने आए थे और कब तक वो यहाँ रहेंगे, ये असल सवाल है। उनकी कोई कमिटमेंट नहीं है पाकिस्तान से, उनकी कोई मोहब्बत नहीं है पाकिस्तान से। ही इज एलर्जिक टू पाकिस्तान। ऐसे शख्स को कभी भी फाइनेंस मिनिस्टर की कुंजियां नहीं पकड़ानी चाहिए। तो जुबैर साहब, अब आपने जवाब भी सुनना, अब जाना नहीं है आपने। कमल शुजब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक नजरियाती रहनुमा हमारे साथ ही मौजूद हैं, उन्हीं से जरा पूछते हैं कि ये हफीज शेख बमुकाबला असद उमर, तो वो फिर दिल पर हाथ रखकर किसके हक में वोट देंगी? जी कमल साहबा, असद उमर साहब वाला दौर बेहतर था या अभी हफीज शेख साहब इकोनॉमी को लेकर बेहतर चल रहे हैं? देखिए, मैं पहले जुबैर साहब के जो नजरियाती बातें हैं ना, मैं उसका जरा जवाब दे दूं बतौर नजरियाती एक कारकुन के। मुझे अच्छी तरह याद है जब असद उमर साहब फाइनेंस के मिनिस्टर थे, तो अनफॉर्चुनेटली जुबैर साहब सबसे ज़्यादा उन पर तनकीद करते थे कि ये नाकाम हो गए हैं, और वो मेरे पास स्टेटमेंट्स इनकी पड़ी हुई हैं, और मेरे 1-2 इनके साथ प्रोग्राम हुए थे जिसमें इन्होंने पूरा प्रूफ किया कि आपका जो स्टालवर्ट है जिसको आपने फाइनेंस का मिनिस्टर बनाया है वो नाकाम हो चुका है। वो मैं आपको भेज दूंगी, वो क्लिप जरूर आप चलाइएगा, क्योंकि मैं क्लिप्स अपने पास सबूत के तौर पे रखती हूं। लेकिन कमल साहब, स्टेक्स सारे उनके पाकिस्तान में ही असद उमर साहब के। दूसरा एक और चीज बता दूं, इनके जो बहुत बड़े सुपरस्टार हैं मिफ्ता इस्माइल साहब जी, मुझे 1 मिनट जरा बताने दें ना। स्टेक सारे मैं भी आपको बता रही हूँ, मुझे अब इन्होंने अपनी बात की है अनइंटरप्टेड, मुझे भी जरा अगर जवाब देने दें।
मिफ्ता इस्माइल साहब को चैलेंज किया 5 मई 2018 को असद उमर साहब ने खड़े होके कि आपकी पॉलिसीज जो हैं उसकी वजह से पाकिस्तान वो टाइटैनिक बन गया है विच इज़ अबाउट टू हिट द आइसबर्ग। और मिफ्ता साहब ने उसको एक्नॉलेज किया कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 12 जगहों पे उन्होंने एक्नॉलेज किया, क्योंकि मईशत की तबाही के जिम्मेदार हफीज शेख साहब नहीं, इनके जो साइंस जो इकोनॉमिक्स के आइंस्टाइन और जो मफरूर हैं यहाँ से, उनका नाम है इसहाक डार साहब, जो तबाही मचा के गए। दूसरा इन्होंने कहा कि जी उनके यहाँ स्टेक कोई नहीं है, वो यहाँ से जैसे ही अगर हुकूमत ख़त्म हुई बकौल इनके जब भी, तो वो अपना बैग उठाएंगे और यहाँ से चले जाएंगे। देखें, हर किसी को आप नवाज शरीफ साहब बिल्कुल मत, ये काम नवाज शरीफ साहब करते हैं कि जब हुकूमत का टाइम आता है तो वो यहाँ पहुँच जाते हैं, नारे शारे लगवाते हैं, लोगों को चार्ज अप करते हैं, इधर उधर से पैसे पकड़ते हैं और यहाँ के इलेक्शन लड़ के वज़ीर आज़म बन जाते हैं। जब वो नाहल हो जाएं या एनआरओ ले लें तो उसके बाद वो पहली फ्लाइट पकड़ते हैं, बुक कराते हैं, चार्टर कराते हैं, अपनी पूरा खानदान को लेते हैं और यहाँ से दौड़ जाते हैं। इस वक्त भी वो बमाए अहलो अयाल जो हैं वो लंदन बैठे हुए हैं, इससे पहले वो कितने साल जद्दा में बैठे रहे हैं और वो जो शाही खानदान है उनके वो वहाँ पर मेहमान बने रहे हैं। तो ये एनआरओज लेके भागने की आदत जो है वो आपकी पार्टी की लीडरशिप को है। जहाँ तक आपने कहा असद उमर साहब या हफीज शेख साहब, फाइनेंस के लिए यस हफीज शेख साहब, बिकॉज वो वजीर आजम का इस्तेहकाक है कि उन्होंने अपने किस खिलाड़ी को कहाँ खिलाना है। तो जब वजीर आजम समझते हैं कि फाइनेंस में हफीज शेख साहब को खेलना चाहिए और उनको फ्रंट से लीड करना चाहिए, तो मैं कौन होती हूँ अपना दूसरी राय देने वाली। और प्लानिंग मिनिस्ट्री और जिस तरह कोविड को, कोरोना को फाइट किया असद उमर साहब ने ब्रिलियंस के साथ, और इस पूरे पाकिस्तान को एक पूरी दुनिया में मिसाल बना दिया है एनसीओसी को लीड करके, तो उनको भी 100 सलाम है। ज़रूरी नहीं है कि हर शख्स की एक स्ट्रेंथ हो, वो दूसरी जगह पे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता है और असद साहब ने प्रूव किया है कि वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। और जब भी कोई डिसीजन मेकिंग हो रही हो या कोई फैसला साजी हो, जो चंद 4-5 लोग हैं जिनको वजीर आजम समझते हैं कि उनसे मशवरा लेना ज़रूरी है और उस पर अमल करना भी, असद उमर साहब उनमें शुरू के नंबरों में आते हैं। और हमारे जाहिर है वो हमारे बिल्कुल वो वाले पोस्टर बॉय भी हैं और हम उन पर बहुत ज़्यादा काउंट भी करते हैं, हमारा स्टालवर्ट है। लेकिन फाइनेंस में अब जहाँ तक IMF और वर्ल्ड बैंक पे इन्होंने एक इल्ज़ाम तराशी की, तो जो इनका ग्रोथ रेट ये आज तक बताते फिरते हैं 5.8 वो वर्ल्ड बैंक ने दिया था इनको शायद। तो उस तरह तो फिर वर्ल्ड बैंक से आपने हमारी दुश्मनी अगर है, अब कमल साहब हफीज शेख साहब पर जाहिर है सिर्फ नून लीग, पीपल्स पार्टी, ऑपोजिशन जमातें नहीं, आपकी जमात के अपने अंदर से भी तो सवालात उठ रहे हैं ना। आमिर लियाकत साहब ने जी अरबाब आखिरी जुमला सुन लें, बात पूरी होने दें जी। 20 मेरी बात सिर्फ सुन लें। 20 आपने 20 जो प्रोग्राम्स लिए IMF से जाके, वो इमरान खान की हुकूमत ने नहीं लिए थे, वो इनकी हुकूमत और इनकी जो इस वक्त सिस्टर जमात है PDM में पीपल्स पार्टी की, या उनके कारनामे थे। अगर आपने इकोनॉमिक डिसिप्लिन किया होता तो पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक या IMF के पास जाने की जरूरत ना होती। ये इनके शाखसाने। अब आप पूछिए जी। मैं कहता हूँ आपकी अपनी जमात के अंदर से भी हफीज शेख साहब पर आवाजें उठ रही हैं ना, एतराज़ात आ रहे हैं। आमिर लियाकत साहब इस प्रोग्राम में भी कह चुके हैं कि वो हफीज शेख साहब को वोट नहीं देंगे, चाहे उनसे कोई खान साहब खुद बात कर लें, चाहे जहांगीर तरीन साहब उनसे बात कर लें। तो ये इस तरह तो वोट्स फिर कम हो जाएंगे आपके। आपने ऐसा कैंडिडेट क्यों खड़ा किया जिस पर जमात के MNAs का एतमाद ही नहीं है? 100% MNAs तो नहीं एतमाद कर रहे हैं उन पर। देखिए, अगर हम इस तरह से लोगों को मेडल देंगे ना कि कौन जमात के साथ है और कौन जमात के साथ नहीं है, तो फिर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क्स लगेंगे, फिर नए और पुराने की बहुत ज़्यादा डिबेट आएगी। सियासी जमातों में नया और पुराने का ड्रामा नहीं होता है। सियासी जमातों में जमहूरी रवैया ये कहता है कि अगर कोई आपके साथ कमिटमेंट के साथ आके खड़ा हो गया है तो आप उसको अपने काफिले का हिस्सा मानते हैं। अगर ऐसी बात होती तो अज़मा बुखारी साहिबा नून लीग की तर्जमान ना होती, जो कल को नवाज शरीफ को रॉ का एजेंट कहा करती थी, और इसी तरह नाज बलोच साहिबा पीपल्स पार्टी की तर्जमानी ना कर रही होती, जो हमारे साथ खड़े होकर नारे लगाया करती थी। तो लोगों के पास डेमोक्रेसी यही कहती है कि उनके पास एक इख्तियार होता है कि वो किसको अपना चॉइस बनाते हैं। जहाँ तक आमिर लियाकत साहब की तनकीद है, वो उनकी अपनी पर्सनल, उनको अगर कोई इशू है तो जमहूरी जमातों में एक दूसरे से आपको इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि अगर इमरान खान भी कहेंगे वजीर आजम तो तब भी वो वोट नहीं देंगे। वो कहते हैं कि वजीर आजम ना ही कहें तो बेहतर है, क्योंकि अगर उन्होंने कह दिया तो फिर मैं उसको ना नहीं कर सकूंगा। और इसी तरह अगर आप देख लें तो आमिर लियाकत साहब की अपने PTI ज्वाइन करने और उनको टिकट देने में आधी से ज़्यादा जमात ने उस वक्त तनकीद की थी। सोशल मीडिया पे कोहराम आ गया था, लेकिन वजीर आजम ने उनको चुना
और फिर सारे लोगों ने, क्योंकि वज़ीर आज़म की चॉइस थी, उसकी रिस्पेक्ट करते हुए उनको वोट भी दिया और वहाँ से वो MNA भी इलेक्ट हुए। तो अगर हम इस तरीके से अगर चलते रहे एक एक बंदे की बात पे, तो फिर पार्टी का एक अपना डिसिप्लिन भी होता है। बोलने की सबको आज़ादी है, अपनी राय देने की भी सबको आज़ादी है, लेकिन बहरहाल पार्टी का एक डिसिप्लिन है और वो ये समझाता है कि जब आप बोल चुके सब कुछ कर लें तो फिर जो पार्टी ने के सीनियर्स ने या बोर्ड ने डिसीजन दिया है और एक कंसल्टेशन के साथ दिया है, जैसे कैबिनेट में कंसल्टेशन के साथ होता है, वन मैन शो नहीं हो रहा, वन मैन डिसीजन नहीं है, तो फिर हम उसका एहतराम करें। और पार्टी के MNAs की जब आप एक पार्टी के साथ खड़े होते हैं और उसकी टिकट पे इलेक्शन लड़के आए होते हैं, तो फिर पार्टी का वो वोट अमानत होता है। जो लोग पहले ही फेडरल मिनिस्टर हैं, जैसे वाउडा साहब, या पहले ही एडवाइजर हैं, और उसको अमानत को जहां जाना होता है वहीं डालना चाहिए। हफीज शेख साहब, फैसल वाडा, तो पहले ही फैसल वाडा साहब भी पहले ही पार्लियामेंट में, कौमी असेंबली में मौजूद हैं। फिर उन्हीं लोगों को दोहरी जिम्मेदारियां क्यों दी जा रही हैं कि पार्टी में ऐसे कैंडिडेट्स की कमी हो गई थी जिनको सेनेटर्स बनाया जा सकता था, जो लोग पहले से कौमी असेंबली में, या अगर हफीज शेख साहब पहले से फाइनेंस मिनिस्ट्री को हेड कर रहे हैं, तो उन पर ये दोहरी जिम्मेदारी क्यों डाली जा रही है? फिर वो सेनेट के मामला भी देखें, अपनी मिनिस्ट्री भी देखें, वाडा साहब अपनी मिनिस्ट्री भी देखें, और फिर वो सेनेट के मामला भी देखें। तो नए लोगों को लाना चाहिए था आगे। देखिए, मैं सिर्फ आपको इतना बता रही हूँ कि ये वज़ीर आज़म और पार्टी का डिसीजन है। इसमें ठीक है, आपके रिजर्वेशन है, मैं उसको आंसर कर देती हूँ। देखिए, हफीज़ शेख साहब ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे सेनेटर बनाओ, ना उनको ज़रूरत है, वो एडवाइज़र हैं और एडवाइज़र जो है वो असेंबली में भी आ सकते हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले आपको शायद याद होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी जो डिसीजंस थे और वो ECC की चेयरमैनशिप और बाकी सारे जो आपके आइन के मुताबिक बहुत सारी बारीकियाँ हैं, उसमें एक दोनों ऐवानों का जो इलेक्टेड मेंबर है वो उसमें डिसीजन मेकिंग के लिए बैठ सकता है। तो उनके रोल के लिए अब ये ज़रूरी है कि वो किसी एक ऐवान से रिप्रेजेंटेशन कर रहे हों, तो इसलिए उनका ऐवान में आना ज़रूरी, वरना अब तक तो वो आराम से फंक्शन कर रहे थे। और ये कोई पहली दफ़ा वो सेनेटर नहीं बन रहे हैं जिसके लिए वो कोई बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे थे। वो 3 दफ़ा पहले सेनेट में रहे हैं, 5 दफ़ा वो फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, और पीपल्स पार्टी की दौर में वही मिनिस्टर थे जिन्होंने इसहाक डार साहब का बेड़ा गर्क किया हुआ को आके संभाला दिया था। अच्छा, दूसरी बात आपने फैसल वाडा की बहुत दफ़ा लोगों ने सवाल किया इस पे, और मेरी समझ से बाहर है कि उस पर वो सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं हो रही। एक तो फैसल वाडा साहब को पंजाब से उनका वोट शिफ्ट चकवाल से शिफ्ट कराची में किसी खाली सरकारी प्लॉट पे नहीं कराया गया, वो कराची के ही रेजिडेंट हैं, वहीं से ही रिप्रेजेंटेशन वो कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि कोई छोटी मोटी जो टेक्निकलिटी थी उसकी खातिर उनको वहां से भी प्लेस किया जा रहा है ताकि सेनेट में भी एक रिप्रेजेंटेशन हो। वो अपनी सीट छोड़ देंगे, वहां से हमारा दूसरा बंदा आके इलेक्शन लड़ेगा और उसको फर्दर हमारे पास एक रिप्रेजेंटेशन मजीद आ सकती है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन की जो स्क्रूटनी होती है वो मेंबर नेशनल असेंबली और सेनेट के लिए सेम क्राइटेरिया है, दोनों की स्क्रूटनी उसी एक इदारे ने करनी होती है, इलेक्शन कमीशन ने, और वो पूरा स्क्रूटनी का तरीक़ेकार एक है। नैब से इस दफ़ा उन्होंने सारे जो है वो क्लियरेंस ली है। तो अगर फैसल वाडा साहब को क्लीन चिट मिली है तो इस इलेक्शन कमीशन से, जिसको आजकल मरियम बीबी साहिबा फुल नंबर दे रही हैं, तो फिर कोई ना कोई रीजन होगी तो मिली है ना। बिल्कुल, लेकिन कमल साहब, ये फैसल वाडा साहब की सीट की बड़ी अहमियत थी क्योंकि बहुत ही कम मार्जिन से फैसल साहब ने चंद 100 वोट से जीती थी, शहबाज शरीफ साहब को ये शिकस्त दी थी। और अब कराची में जाहिर है यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर जो 2018 में लोग सोच रखते थे, शायद इन 2.5 साल की परफॉर्मेंस से उस हद तक लोग मुतमईन नहीं है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस सीट आपके लिए दोबारा से निकालना। फिर देखिए, ये तो अभी कबल अज़ वक्त है ये बातें कर रहा। वैसे तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौरान इलेक्शन लड़ना वाकई बड़ा मुश्किल है, जहाँ पे लोगों को मारा पीटा जाता है, पोलिंग बूथ्स को आग लगा दी जाती है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को हल्के से बाहर निकाल के दहशतगर्दी के पर्चे काट दिए जाते हैं। मुश्किल तो वाकई है, और वहाँ पे जो सूबाई कमिश्नर है वो बिल्कुल उस चीज़ का नोटिस नहीं लेते। जिस तरह के नोटिस यहाँ से जा रहे हैं ना हमारी पार्टी के खिलाफ, वो बिल्कुल नोटिस नहीं लेते। तो वाकई मुश्किल तो होगा, लेकिन फिर मुश्किलों के साथ ही हर मुश्किल के बाद आसानी है, यही अल्लाह मियां का हुक्म है। और हम मुश्किलें और चैलेंजेस से बिल्कुल नहीं घबराते हैं। यह पार्टी का डिसीजन है, वो देखेंगे और बेहतर स्ट्रैटेजी के साथ मैदान में उतारेंगे। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। कमल शुजब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हमारे साथ मौजूद थी, मोहम्मद जुबैर साहब रहनुमा वो भी हमारे साथ मौजूद थे, और
कमल साहबा कह रही थी कि जो भी ज़ाहिर सेनेट के कैंडिडेट्स हैं पार्टी ने उनको मुंतखब किया है, तो पार्टी के तमाम MNAs को पर ये जिम्मेदारी है कि वो उनको सपोर्ट करें और बहरहाल ज़ाहिर पार्टी पॉलिसी के साथ ही आपको चलना पड़ता है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सिंध में अब ख़ास तौर पर सिंध के रूरल एरियाज़ में कुत्तों के काटने के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। असेंबली में जब इस पर बात होती है तो वहाँ भी हंगामा आराई की सूरत हाल पैदा हो जाती है। इस पर गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और आवारा कुत्ते सिंध में इंसानों और उनके बच्चों को मारते रहें, शदीद जख्मी करते रहें, लेकिन इन आवारा कुत्तों को कुछ ना कहा जाए। इंसानों की जिंदगी से ज्यादा सिंध के हुक्मरानों को शायद कुत्तों की जिंदगी ज्यादा अजीज है। कुत्ते सिंध की गलियों में दंदनाते फिर रहे हैं, बच्चों पर हमला कर रहे हैं, बड़ों को भी काट रहे हैं, लेकिन कोई इनको रोकने वाला, पकड़ने वाला या शहर या गांव से बाहर ले जाने वाला नहीं है। रोजाना की बुनियाद पर कुत्ते के काटने के कई वाकयात बाअसर सियासतदानों के हलकों में पेश आ रहे हैं, जो दावे करते हैं मुल्क को महंगाई कम करने के, अवाम को रोजगार देने के, लेकिन अवाम इन कुत्तों के वार से बच पाएगी तो वो रोजगार उसके किसी काम आएगा ना। लाड़काना पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का हलका है, जहां से वो जीतकर कौमी असेंबली में पहुंचे और फिर लाड़काना को ऐसा भूले कि मुल्क में सबसे ज्यादा कुत्तों के काटने के वाकयात लाड़काना में ही पेश आ रहे हैं। लाड़काना के ARV सेंटर के इंचार्ज ये बताते हैं कि जिला भर में एक रोज के अंदर आवारा कुत्तों ने खवातीन और बच्चों समेत 17 अफराद को काटकर जख्मी किया। सिर्फ 2021 जनवरी के महीने में आवारा कुत्तों के काटने के 800 केसेस रिपोर्ट हुए और फरवरी यानी इस रवा महीने में अब तक 400 से जायद कुत्ते के काटने के वाकयात हो चुके हैं। यानी अभी साल के 2 माह भी पूरे नहीं हुए और इन 2 माह के अंदर अंदर 1200 से जायद अफराद कुत्तों के काटने का शिकार हो चुके हैं। जामशोरों में सिंध यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज कॉलोनी में कुत्ते के काटने से 2 साला बच्ची जाँ बहक हो गई। हाई कोर्ट की जानिब से अहकाम जारी किए जा चुके हैं कि कुत्ते के काटने के वाकये की सूरत में बल्दियाती अफसर और इलाका MPA के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और MPA को मुअत्तल किया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद की बुनियाद पर यह वाकयात पेश आ रहे हैं। मकामी इंतजामिया क्यों इस सिलसिले में कोई कामयाबी हासिल नहीं कर पा रही, इन कुत्तों को शहर और गांव से बाहर क्यों नहीं छोड़ा जा रहा या खत्म क्यों नहीं किया जा रहा, ये पूरी सूरत हाल जानते हैं। लाड़काना से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शिराज महमूद पठान हमारे साथ मौजूद हैं। शिराज लाड़काना शहर है बिलावल भुट्टो जरदारी का, इसको तो एक मॉडल सिटी होना चाहिए था। पीपल्स पार्टी के वो चेयरमैन है, लेकिन अफसोस की बात है कि सबसे ज़्यादा कुत्तों के काटने के वाकयात लाड़काना में ही पेश आ रहे हैं। ये गुज़िश्ता 2-3 रोज़ में और फिर मजमूई तौर पर इन 2 माह में क्या सूरत हाल रही, ज़रा बताइएगा। जी बिल्कुल अरबाब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लाड़काना जो है किबला और गढ़ कहलाता है। और जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 12 साल पहले जो हुकूमत कायम हुई थी और मुसलसल सिंध में जो है उन्हीं की हुकूमत है, तब लाड़काना को जो है वो पेरिस का दर्जा दिया गया था। और ये और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का भी ख्वाब था। ये भुट्टो के जो पेरिस है उसके लाड़काना की आपको जो है अदादोशुमार जो है लाड़काना में कुत्तों की बहुतात की अगर मैं बताऊँ तो एंटी रेबीज़ वैक्सीन सेंटर जो शोबा हादसात में उनका दफ्तर कायम है, उनके इंचार्ज की जानिब से जो अदादोशुमार जारी किए गए वो इंतहाई खौफनाक हैं। सिर्फ जनवरी में रवां साल 2021 में जो है 800 केसेस और फरवरी में जो है अब वो महीना चल रहा है तकरीबन 450 केसेस अब तक जो है रिपोर्ट हो चुके हैं और ये मजमूई तौर पर 1250 केसेस हैं। एक रोज के अंदर जो है मजमूई तौर पर 17 से 18 केसेस रोजाना जो है वो रोनमा होते हैं। अच्छी बात यह है कि एंटी रेबीज वैक्सीन जो है वो फराहम कर दी जाती है। वो किस तरह से फराहम की जाती है वो भी एक सवालिया निशान है कि इतनी ज्यादा तादाद में जो है वो कुत्ते के काटे के केसेस आ रहे हैं। अभी सक्कर हाई कोर्ट वैक्सीन की फराहमी तो ये मसले का हल नहीं है ना, ये कुत्तों को खत्म क्यों नहीं किया जा रहा या शहर से बाहर क्यों नहीं छोड़ा जा रहा, इसमें कहां क्या रुकावट है? जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर जो लाड़काना के अहमद अली सूमरो, उनसे जब हम बोल न्यूज़ की बात हुई तो उनका कहना था कि वाफिर मिकदार में उनके पास जो है कुत्तों को देने के लिए जहर मौजूद है। लेकिन अगर उनके पास जहर मौजूद है तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद में जो है वो कुत्ते यहाँ पे क्यों दंदनाते फिर रहे हैं। उनका ये दावा है कि जहर मौजूद है लेकिन उनके पास ह्यूमन रिसोर्स की कमी है। उन्होंने एक और इंकिशाफ किया, उनका कहना था कि देहात से जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में कुत्तों को देहातों से पकड़ कर शहर के अंदर छोड़ जाते हैं, जिसके बायस जो है वो ये वाकयात पेश आते हैं। लेकिन शहर का जो तनासुब है वो थोड़ा कम है, देहातों में ये बहुत सतह पर क्या ऐसे अहकाम जारी किए गए कि इन कुत्तों को ना मारा जाए या किसी हुकूमती शख्सियत ने इनको रोका हुआ है? क्यों इंतजामिया हरकत में क्यों नहीं आ रही है?
अरबाब देखें, जो सिंध हाई कोर्ट सखर है वो वाजे तौर पर 2-4 बार ये फैसला सुना चुका है कि जिस भी हलके में ये वाकयात पेश आए वहाँ के या तो यूसी चेयरमैन, यूसी सेक्रेटरी को इसका जिम्मेदार बनाया जाए, या फिर अब ताज़ा फैसला जो आया है कि हलका के जो एमपी हैं मुंतखब उसके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी और वो मुअत्तल होंगे। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो फरियाल टालपुर जो हैं, जो मरकज़ी कायद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेडीज़ विंग की, उनके हलके रत्तो देरो में गाँव राजी खान में जो है वो वारिस नोमाशी यूसी बनती है, वहां पर जो है वो ये वाकया पेश आया कि 5 साला बच्ची फरहाना की आंख में जो है वो कुत्ते ने काट लिया और उसे यहाँ पर लाड़काना लाया गया। रत्तो देरो में तो इवन उसे जो है वो तिब्बी इमदाद भी नहीं मिली और ना ही एंटी रेबीज वैक्सीन मिली। तो बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है और पेश ये भी आया, कहा जाता है कि ये लाड़काना में आप मगरिब के बाद अंधेरा होने के बाद नहीं निकल सकते, चूंकि बहुत ज्यादा अंधेरा होता है और फिर कहीं भी कुत्ता आप पर हमला कर सकता है। अभी आप भी जहां खड़े हैं, हम आपके अकब में देख रहे हैं, बहुत अंधेरा है, तो यहाँ आप तो सेफ हैं, आपके इर्द गिर्द तो आपको नहीं कहीं कोई कुत्ते नजर आ रहे? नहीं अरबाब, ये जो है बात बिल्कुल कहना गलत होगी कि मेरे अकब में मौजूद कुत्ते नहीं है। यहाँ पे इतना जो है लाड़काना मॉडल सिटी करार दिया गया पीपल्स पार्टी की जानिब से, लेकिन अंधेरों में डूबा रहता है। जो ही रात होती है तो स्ट्रीट लाइट्स का जो करप्शन है वो मैं अगर यहाँ पे कैमरा अगर इतनी लाइट होती तो मेरे अकब में भी जो है वो इलाका है, कोई लाड़काना की ऐसी यूसी नहीं है। 20 यूनियन काउंसिल्स हैं, कोई ऐसी यूसी नहीं है जहां पर आवारा कुत्ते घूम ना रहे हो। जी ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। शिराज महमूद पठान मौजूद थे और बता रहे थे कि लाड़काना जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी जहां से उनका हल्का वो जीत कर कौमी असेंबली पहुंचे हैं जिला, कल बच्ची पर कुत्ते ने हमला किया। फरियाल तालपुर साहिबा वहाँ से MNA हैं, लेकिन इन अब्बास और शख्सियात के होते हुए भी यहाँ पर कुत्ते दंदनाते फिर रहे हैं और कोई इनको रोकने टोकने वाला नहीं है। और जब सिंध असेंबली में इससे मुतालिक बात की जाती है तो वहाँ क्या सूरत हाल होती है, ज़रा ये भी मुलाहिजा कीजिएगा। तो जनाब, लाड़काना की जो सूरत हाल थी, हमारे नुमाइंदे शिराज महमूद पठान ने वहाँ के मनाजिर आपको दिखाया। उसके बाद जो कुछ असेंबली में हुआ वो भी आपने आज तमाम दिन देखा और अभी भी देखा। अब बिलावल भुट्टो जरदारी PDM में निकले हैं इस हुकूमत से, इस मुल्क के अवाम को निजात दिलाने, चूँकि ये हुकूमत अवामी मफाद में काम नहीं कर रही। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी अपने हल्के के अवाम को शायद भूल गए और उनको कुत्तों के हमलों से निजात दिलाने की भी बड़ी शदीद ज़रूरत है। वहाँ पर कुत्तों के हमले कम क्यों नहीं हो पा रहे, दिन ब दिन ये वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। इसी सूरत हाल पर बात करते हैं। तैमूर तालपुर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। तो तैमूर साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी का हल्का लाड़काना गुज़िश्ता 2 महीने में, जनवरी और फरवरी के महीने में 1250 लोग कुत्तों के हमलों का शिकार हुए हैं, ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है? और फिर जब इस पर असेंबली में बात होती है तो वहाँ हंगामा आराई हो जाती है, एक दूसरे को मारने को आप लोग दौड़ते हैं, फिर सूरत हाल इतनी ख़राब हो जाती है वहाँ पर। एक प्रॉब्लम है हमारे लिए, क्योंकि जो रेशो है उनका बर्थ का वो बहुत ज्यादा है। एक एक कुत्ता 4-4, 6-6, 8-8 बच्चे भी देता है, तो कुछ टाइम हमें लग रहा है। हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में एक सिस्टम बना दिया है जिसमें हम वीकली रिपोर्ट लेते हैं कि एक हफ्ते में कितने कुत्ते टारगेट हुए, और उसके साथ साथ एक हमने और ट्रेंड सेट किया हुआ है कि मिनिमम इतने आपने अगर नहीं किए तो हम एक्शन लेते हैं अगेंस्ट द टाउन म्युनिसिपल अथॉरिटीज। अच्छा, ये बेसिकली जो काम है ये किसी MNA किसी MPA का नहीं है, ये म्युनिसिपल का काम है। हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं। इतनी ज्यादा तादाद है कि कुछ जरूर टाइम लगेगा। मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, मैंने अभी रिक्वेस्ट की है, जो डॉग बाइट्स के केसेस पंजाब में आते हैं इंटीरियर से और उनके शहरों से, तो दे आर डबल ऑफ व्हाट सिंध के शहर के हैं। पर उसका ये मतलब नहीं है कि सिंध नहीं करना चाहते, उससे कंपेयर कर रहे हैं, पर एक फैक्ट है जो हमको पता होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम सिर्फ सिंध के सूबे नहीं, ये सब सूबों में। जहां तक आपने बात की पॉपुलैरिटी की या चेयरमैन बिलावल की, तो अभी ताज़ी पाकिस्तान में 9 सीटों पे इलेक्शन हुई हैं, जिसमें से 8 हुकूमत वफाक ने हारी हैं, और उनमें से 3 सिंध में थी। जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ हमारा आपको बताएंगी, हमने लियारी की सीट, अपना मलीर की सीट PS88। ठीक है, अभी तैमूर साहब कह रहे हैं कि म्यूनिसिपल का काम है ये कुत्तों को खत्म करना है, इनको मारना, लेकिन अदालत ये कह रही है कि अब उस MPA की MPAशिप मुअत्तल हो जाएगी, उसकी मेंबरशिप मुअत्तल हो जाएगी जिसके हल्के में वाक़या होगा। कल रतो डेरो में वाक़या पेश आया, फरियाल तालपुर साहिबा का वो हल्का है, लाड़काना में तो ये रोज़ाना की बुनियाद पर वाक़यात पेश आ रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का वो हल्का है। तो ये अगर अदालत ने अपने अहकामात पर अमल करवा दिया तो फिर कितने लोग आपके फारिग हो जाएंगे? जी बिल्कुल, कितने हमारे फारिग हो सकते हैं, कितने MQM के फारिग हो सकते हैं, कितने PTI के फारिग हो सकते हैं, वो भी कहीं से कुछ ना कुछ सीटें तो जीत के आए, तो सबके लिए प्रॉब्लम होगा। मेरे ख्याल से कोर्ट को जरा रिकंसिडर करना चाहिए, उनको ये देखना चाहिए कि जो MPA अपने हल्के में इंटरेस्ट नहीं दे रहा, जो वहाँ के डॉग बाइट केसेस को मॉनिटर नहीं कर रहा, जिस MPA ने कोई कुत्ते मरवाए ही नहीं है या उनके म्युनिसिपल ने कोई ऐसा काम नहीं किया है उनके डायरेक्शन पर, तो वहाँ पर एक्शन लेना चाहिए। पर जहाँ पर काम चल रहा है, जहाँ पर रिकॉर्ड सेट किया जा रहा है, जहाँ पे कम्पीट किया जा रहा है बाकी तहसीलों के साथ कि कौन ज्यादा केसेस लाता है हमारे पास इन चीजों के, तो उसको कंसिडर करना मेरे ख्याल से जरा बेहतर आइडिया होगा।
लेकिन तैमूर साहब, ज़ाहिर 13 साल से यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। आज से 3 साल पहले आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा ने, उस वक्त भी कुत्तों के काटने के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे थे, उन्होंने वो एक किया था ट्वीट के ये इन कुत्तों को मारा ना जाए और इनको कहीं इनके भी हुकूक होते हैं। तो उसके बाद से ये वाक़यात बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। क्या ये ज़ाहिर है जब हुक्मरानों के लेवल से इस तरह का कोई ट्वीट आ जाए तो फिर नीचे की मशीनरी कैसे काम कर सकती है फिर? वो ये ट्वीट नहीं था कि उनको ना मारा जाए, उन्होंने ऑल्टरनेट सोल्यूशंस दिए थे हमें जिन पर हम अमल कर सकते हैं। उनमें उनके तरीका उनको मारने का जिसमें उन्हें तकलीफ ना हो उसका जिक्र किया था। उसमें उन्होंने कहा था कि हम डॉग केयर हाउसेज बनाए जो कि इन कुत्तों को कहीं रखें, कोई उनको खाना उनका ध्यान रखें ताकि वो डॉग बाइट से बचे। तो उसने ऑल्टरनेट मेथड्स का, मेरे ख्याल से उन्हें ये नहीं कहा था आपको कुत्तों को मारना नहीं है। जरा अच्छा, मेरे ख्याल से इन्फॉर्मेशन लेंगे तो आपको ये चीज सामने आ जाएगी। तो इन ऑल्टरनेट जो उन्होंने तरीके बताए थे उनमें से किस किस पर अब अमल हुआ? तो 3.5 साल गुजर चुके हैं उनको इस ट्वीट को। तो हाँ, देखिए, हम जहर देके पॉइजन देके जो मार रहे हैं वो पॉइजन भी ऐसे जो कम से कम तकलीफ देता है कुत्तों को, तो उन सब चीजों पे हमने अमल किया है। और आपने जैसे बताया कि हमारे पास वीकली रिपोर्ट्स आ रही हैं। एक सेट नंबर है कि अगर इतने डॉग पीसेज नहीं हुए जिनको मारा नहीं जाता तो हम वहाँ पर एक्शन लेते हैं, शोकाज निकालते हैं, सस्पेंड करते हैं केएमओस को और म्युनिसिपल ऑफिसर्स को। तो हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। यही किया जा सकता है, कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि हम एकदम से हिला दें और सारे कुत्ते जो खत्म हो जाए पूरे सिंध में। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। आई एम होपफुल 2, 4, 6 महीने में हम इस मुसीबत से निजात पाएंगे। अच्छा, लेकिन ज़ाहिर तैमूर साहब, जब इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं तो फिर अपोजिशन जमातों को बात करने का मौका मिलता है। असेंबली में जब खुर्रम शेर जमान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई और रहनुमा इस सिलसिले में बात करता है, फिर आप लोग ऐसा रिएक्शन क्यों देते हैं कि आप मारने को दौड़ रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं? फिर ये तो बड़े अफसोसनाक मनाजिर देखने को मिलते हैं आवाम को। जो लफ्ज उस वक्त इस्तेमाल किए थे कुछ मेंबरान ने उस असेंबली में, तो मेरे ख्याल से उनका हक बनता था कि जरा उनकी सॉफ्टवेयर अपडेट कर दी जाए। पर बहरहाल हमने फिर भी कोशिश की और बर्दाश्त किया। उनको जरा तरीका, तहजीब और तमीज आनी चाहिए बात करने की, किस तरह से बात करते हैं। और खासकर जब लीडरशिप की बात आती है तो लोगों के जज्बात है, लोगों का प्यार है अपनी लीडरशिप से और वो इस किस्म की बातें बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उनको गुजारिश करूंगा कि अगली बार जरा अपने लफ्जों का इस्तेमाल बेहतर करें ताकि ये सिचुएशन फिर से असेंबली में अराइज ना हो। तो ये तैमूर साहब, ये सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे होता है, इसका क्या तरीकाकार है? सॉफ्टवेयर अपडेट करने की जब हमें इजाजत मिल गई कभी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि एमपीएस कैसे अपना रवैया बदलते हैं। ठीक है, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, फिर इस पर मजीद बात करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तैमूर तालपुर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खुर्रम शेर जमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। असेंबली में अवामी मसाइल के हल के लिए बात होनी चाहिए। लोगों ने आपको भेजा कि आप लोग अवामी मसाइल पर बात करें, लेकिन वहाँ से हमें मनाजिर कुछ और देखने को मिलते हैं। गुत्थम गुत्ता एक दूसरे पर हो जाते हैं। आप लोग जब आप हुकूमत पर तनकीद करते हैं, हुकूमत आप पर करती है, क्यों ऐसे मनाजिर देखने को मिलते हैं जैसे आज मिले? ऐवान के अंदर वही बात हुई जो बोल टीवी ने दिखाया। और वो क्या कहा बोल टीवी में कि एक मेंबर ने ये कहा कि कल के दिन जामशोरों में 2.5 साल की बच्ची को कुत्ते ने काटा और वो बच्ची मर गई। और परसों लखनऊ के अंदर एक बच्ची को कुत्ते ने आंख उसकी निकाल दी, ऐसे काटा। और मैंने ये कहा कि इस साल 1200 केसेस लाड़काना के अंदर कुत्ते का काटे हुए हैं। ये बोलने पे तैमूर तालपुर साहब और मुकेश चावला साहब जो आवाज खो बैठे, करना झगड़ना और हमारे आगे हमें मारने कूटने के लिए। अब मुझे बताएं कि कौन सा गुनाह किया मैंने बोल के? क्या आपके घर के आसपास आपको कुत्ते नजर नहीं आ रहे? इस वक्त एशिया के अंदर सबसे ज्यादा डॉग बाइट केसेस जो हैं वो सूबे सिंध के अंदर हो रहे हैं। मैं एशिया की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ। अब ये आवाज उठाना गुनाह है? ये बच्चियां मर रही हैं, आंखें निकाल रहे हैं कुत्ते। इन्होंने 50 करोड़ रुपए शायद खर्च किए हैं उनको खस्सी करने के लिए। वो कुत्ते तो खस्सी हो ही नहीं, पता नहीं किनको इन्होंने जाके खस्सी की है। तो ये सवाल करना क्या गुनाह है इनसे? खुर्रम साहब, अभी कुछ देर पहले हमने लाड़काना की पूरी सूरत हाल दिखाई है। हमारे नुमाइंदे शिराज महमूद वहां से मौजूद थे और बता रहे थे कि इन 2 महीनों में 1250 केसेस हुए हैं। आपने असेंबली में जो बात की, आप उन्हीं वाकयात को कोट कर रहे थे, कोई जूम आईने बात तो आपने नहीं की थी। वजाहत करेंगे इसकी? नहीं सर, ये टीवी ने दिखाया ना, आपके बोल टीवी ने दिखाया, आप उसको रिपीट करके सुना दीजिए। मैंने तो यही कहा, इसके अलावा तो मैंने कुछ नहीं कहा। जब इन्होंने मेरे बीच में बोला तो मैंने कहा कि आप स्पीकर से बात जी जी। कभी टूटी FIR कटा रहे हैं, कभी हमें घरों से जाके हमारे वर्करों को उठा रहे हैं। ये क्या हमारी जबान बंद कर सकते हैं? ये इनको लगता है कि हमें कोई डर लग रहा है हमें? जी तैमूर साहब, जब वो लाड़काना में अगर ये मोहतरमा की जमात है, मुझे बताएं जी, ये तरबियत है इनकी?
सही जी। तैमूर साहब, जब एक बात हो रही है एक अवामी मसले की, कुत्ते तो सिंध में ज़ाहिर है काट रहे हैं लोगों को, और जब ये अवामी मसला उठाया जा रहा है सिंध असेंबली में, फिर आप लोग इस तरह धमकियां क्यों दे रहे हैं? वजाहत कर दी अब खुर्रम साहब ने, तो आप अपनी मर्जी के मतलब क्यों निकाल रहे हैं बातों के? जो उन्होंने लफ्ज कहे, जो उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किए, वो बहुत ही शर्मनाक लफ्ज थे। इनकी तरबियत का पता चलता है उन लफ्जों से। मेरे ख्याल से वो ना इस्तेमाल दिखा देना, आप सुना दें। आप एंकर से मेरी आपसे गुजारिश है कि इनको सुना दीजिए। मैंने जी क्या जी, अगर है तो जरा ये ठीक खुर्रम है, साहब ने मैं क्या कह देता हूँ, मैं कह देता हूँ जी। कि वफाक में आज कुत्तों का राज है, तो ये आपको सही लगेगा अल्फाज? है ना, सिंध में कुत्तों का राज, हर गली के कोने में कुत्ता है, तो कुत्तों का राज नहीं है क्या? हर वार्ड में कुत्ते हैं मेरे भाई। कुत्तों का राज है। तैमूर साहब, कहीं देखिए कई वाकयात हो रहे हैं तो उसको कोट करके बताएं। कोने में कुत्ते हैं तो कुत्तों का राज है। तैमूर साहब, अगर किसी इलाके में ज्यादा डॉग बाइट के केसेस है, आपको ये पता है? आप जरा निकालें फिगर खुर्रम शेख जमान और जरा चेक करें इन फिगर्स को कि आपके पंजाब के डॉग बाइट केसेस कितने पिछले 3 महीने में और पिछले के मेरे भाई अगर पंजाब में है केसेस तो इसका मतलब कि हम तो मेंटेन कर रहे हैं। तैमूर साहब, पंजाब के जवाब तो पंजाब वालों से लेंगे ना, जो वहां के लोग हैं, जो वहां के अवामी नुमाइंदे, उनसे वहां के जवाब लेंगे। हो रहा है तो वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। तैमूर साहब, सिंध से मुतालिक तो सवाल आपसे ही किया जाएगा ना, पंजाब वालों से पंजाब से मुतालिक सवाल किया जाएगा। आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ। आप मुझसे लिस्ट मंगवा लें, पिछले 6 महीने में, पिछले 4 महीने में कितने कुत्ते कौन से डिस्ट्रिक्ट में मुझे पूछे 50 कुत्तों को खर्ची करने के लिए इन्होंने लिया। एक कुंडली में कितने कुत्ते मरे हैं, आप मुझसे पूछे उमरकोट में कितने कुत्ते मरे हैं, आप मुझसे पूछे कितनों में कितने मरे हैं, मैं आपको वो पूरी लिस्ट फराहम कर दूंगा। तो ये बताए वहां पर क्या हो रहा है। चले वो जो मरे, तैमूर साहब जो मारे आपने वो तो अच्छी बात है, ज़ाहिर है वो इदारों की जिम्मेदारी भी है, लेकिन ये वाकयात पेश आ रहे हैं वो भी तो सामने हैं। मासूम बच्चे उनका निशाना बन रहे हैं, चलते फिरते बुजुर्ग उनका निशाना बन रहे हैं, तो फिर ये सूरत हाल भी तो अपनी जगह मौजूद है। ये खतरा आवाम के सरों पर मंडला रहा है। कर रहे हैं इंशाल्लाह कुछ वक्त में, बहुत जल्द हम इस चीज को कवर अप कर लेंगे। टाइम लगेगा, एक साथ नहीं सब कुत्ते मर सकते पूरे सिंध के, बहुत बड़ी तादाद है यहाँ पर। आहिस्ता आहिस्ता सबका शिकार हो रहा है, अनकरीब आपकी जान इनसे काफी हद तक छूट जाएगी। जी खुर्रम साहब, कुछ टाइम लगेगा, कुछ टाइम तो आप इनको दें, फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि खत्म हो जाएंगे कुत्ते जो काट रहे हैं बच्चों को, जो बुजुर्गों को काट रहे हैं, ये वाकयात में कमी आएगी, यकीन दिला रहे हैं तैमूर साहब। 1300 साल लगेंगे कि इनको कुत्तों को ठीक करने में। देखिए असल में इनको जो है ना रूट कॉज समझ में नहीं आ रहा कि रूट कॉज क्या है इन आवारा कुत्तों का। रूट कॉज ये है कि हर गली के कोने के अंदर कचरा कुंडियां हैं, कचरा पड़ा हुआ है, उन कुत्तों को वो कचरा मिल जाता है खाने के लिए। अगर प्रॉपरली हर जगह से कचरा उठा लिया जाएगा तो सिंध गवर्नमेंट का ये मसला कुत्तों का हल हो जाएगा। क्योंकि सैनिटेशन का निजाम ठीक नहीं है सिंध भर के अंदर, जगह जगह पे कचरा कुंडियां हैं, लोग जगह जगह पे कचरा फेंक रहे हैं क्योंकि उनके डोर से गार्बेज कलेक्शन नहीं हो रही है। तो इसकी वजह से डॉग जो है वो स्ट्रे डॉग्स की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सिर्फ कराची के अंदर अंदाजन एक सर्वे के मुताबिक 72,000 कुत्ते मौजूद हैं, 72,000 वाइल्ड डॉग्स, जो कि रोजाना की बुनियाद केसेस चल रहे हैं। जिना हॉस्पिटल में जाके मालूम करें, वहां के मुझे डॉक्टर्स ने बताया कि डेली बेसिस पे हर 1 घंटे बाद एक केस आता है कुत्ते के काटने का। तो देखिए हम ये चीजें हाईलाइट करेंगे तो उसके बाद आप उनको ठीक करेंगे ना। अगर हम चुप करके बैठ जाएंगे तो आपने भी काम नहीं करना। बिल्कुल सही। इसका मतलब है कि अगर हम आवाज उठाएंगे आप हमारा गला दबाने आ जाएंगे। जी तैमूर साहब, तो ये दुनिया के अंदर होता है, रूट कॉज पर आपको जाना पड़ेगा ना। ये जगह जगह जो कचरे के ढेर हैं, कचरा कुंडियां हैं, वो कचरा कुंडियां खत्म करेंगे तो फिर कुत्तों को खत्म करने की तरफ जाएंगे ना। मैं जो है मैं तो वेलकम करता हूँ, खुर्रम अच्छी बात कर रहे हैं, मैं इनकी मदद करने को तैयार हूँ। ये आ जाए, इनको हम टीम्स बना के देते हैं, ये जाएं शिकार कराएं, कुत्तों का हमारी मदद करें मारने में। जहाँ जहाँ जाएंगे, जितने लोग चाहिए, जहाँ हमारी एक्सपर्टीज चाहिए, जहाँ आपकी है, खुर्रम शेख ज़ुबान साहब जाएं और अपना शुरू करें। चला कुत्ता मार, हम उनके साथ, हमें सपोर्ट करें, हम अपना काम कर रहे हैं, ये आके हाथ बटाएं हमारी टीमों के साथ। मोस्ट वेलकम। अच्छी चीज में तो हम कभी पीछे नहीं रहे, हम अच्छी चीज में इनको वेलकम करते हैं। तैमूर साहब, ये जिम्मेदारी तो आपकी है ना, हुकूमत आपकी है, आप खुर्रम साहब को दावत दे रहे हैं कि वो आए और ये जिम्मेदारी निभाएं। वो भाई खुर्रम साहब ने इतना जबरदस्त नॉलेज है, खुर्रम साहब ने इतना जबरदस्त नॉलेज रखा हुआ है, उनको पता है कहाँ पे कुत्ते हैं, कौन सी कचरा कुंडियां। शायद हमारे म्युनिसिपल ऑफिसर्स को इतना नॉलेज नहीं है। अच्छा, तो अपना नॉलेज शेयर खुर्रम साहब, ये ऑफर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं? मशीनरी, तैमूर साहब की हुकूमत आपको पूरी मशीनरी प्रोवाइड कर रही है, आप ये हुकूमती मशीनरी लें और फिर ये कुत्ता मार मुहिम शुरू करें। खुर्रम साहब, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं ऑफर? नहीं, देखिए मैं ये समझता हूँ कि
तैमूर साहब ने खुद जाके तो कुत्तों को नहीं मारना है ना, मैंने भी नहीं मारना है। सिर्फ अगर एक इंटरेस्ट ये ले लें, अपने डिपार्टमेंट्स को हुक्म दें, क्योंकि देखें डिपार्टमेंट तो है मौजूद है ना, इनके पास स्टाफ मौजूद है। क्या डिपार्टमेंट की हिम्मत हो सकती है अगर ये इनिशिएट करें और वो ना सुने, तो कोई ना कोई तरीका इनको निकालना पड़ेगा। देखिए आज असेंबली में हमने इनको एक एडवाइस दी है कि पुलिस के डिपार्टमेंट को बेहतर करने के लिए उसको अपने IT की मिनिस्ट्री को इस्तेमाल करें। इस पर हमने इनको वो भी एडवाइस दी। आज हम इनको ये भी कह रहे हैं कि देखें एक हल है इसमें, इन कुत्तों को इन कुत्तों का मसला हल करने का सिर्फ एक तरीका है कि गार्बेज कलेक्शन को आप ठीक करने, और कोई तरीका नहीं है। आप कुत्तों करेंगे 50 करोड़ रुपए आपने लगा दिए कुत्तों को ठीक करने के लिए, हम ढूंढते फिरेंगे कौन सा कुत्ता खस्सी हुआ कौन सा नहीं हुआ। जी तैमूर साहब, इदारों को मुतारिफ करने की जरूरत है ना, ये आपका या तैमूर साहब आपका या खुर्रम साहब का तो जाहिर काम नहीं है। इदारों को मुतारिफ करें, जिनकी जिम्मेदारी है उनसे वो काम लें। जो भी मिनिस्ट्री उनको जो है ना, जी क्यों नहीं होगा काम, होगा बिल्कुल होगा। जी तैमूर साहब लास्ट कमेंट कर दीजिएगा, बस सेगमेंट का वक्त खत्म। खुर्रम जो है, मैं बता रहा हूँ उसे, ये फोन पे सिर्फ और इस पे बातें ना करे, टॉक शो पे आ जाए, आके बैठ के अमली काम कराए, हम टीमें बना के देंगे खुर्रम को, हमारे साथ काम करे, सवाब मिलेगा। वैसे तो पीटीआई कुछ नहीं कर सकती, जी खुर्रम साहब आखिरी कमेंट। खा रही है तो शायद कोई अच्छी चीज कर लेगी पीटीआई, अभी तक तो कुछ नहीं कर सके। कुत्ता मार मुहिम में आके मदद कर दें। जी खुर्रम साहब मिलकर बैठे हैं और इस मामले का कोई हल निकालें। जी जनाब, जी कोई अच्छा काम तो करे ना मेरे भाई, खुर्रम भाई कुछ तो अच्छा काम करे आके। अभी एक पूरा एक सिंध गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट ऑलरेडी साथ काम कर रही है कराची के पैकेज पर, वो भी आपके सामने। अगर ये चाहते हैं कि कुत्तों को जो है इस शहर में उनके खात्मे के लिए अगर हमने काम करना है उसके लिए चलिए, बहुत अच्छी बात है कि मिलकर काम करने को आप तैयार हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम जमान साहब, तैमूर ठाकुर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और तैमूर साहब की ऑफर एक्सेप्ट की है खुर्रम साहब ने कि मिलकर काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि पूरे सिंध के सूबे से ये जो कुत्तों के काटने के वाक़यात हैं इनको ख़त्म किए जा सकें। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात करते हैं फैंटास्टिक टी की, और आपको कहानी सुनाते हैं फैंटास्टिक टी की। भारत में जब भी जनरल इलेक्शन आते हैं, सियासी जमातें अपनी कारकर्दगी पर नहीं बल्कि पाकिस्तान पर इल्जामात लगाकर भारतीय आवाम की आंखों में धूल झोंककर इलेक्शन जीतती चली आ रही हैं। मगर गुजरात के कसाई नरेंद्र मोदी जब से भारत के वजीर आजम बने हैं, पाकिस्तान मुखालिफ और मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयों में कई गुना इजाफा हुआ है। और 2019 के इलेक्शन में नरेंद्र मोदी ने उस वक्त तो हद ही कर दी थी जब उसने इलेक्शन जीतने के लिए 14 फरवरी को मकबूजा कश्मीर में अपने ही 40 फौजियों को मरवा दिया, और इसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाकर 26 फरवरी को भारत ने पुलवामा हमले का ड्रामा करके पाकिस्तान के इलाके बालाकोट पर हमला कर दिया और 300 से ज्यादा दहशतगर्दों को मारने का बेबुनियाद इल्जाम लगाया। जरा सुनिए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। आज से ठीक 2 साल पहले यानी 27 फरवरी 2019 वो दिन था जिसे पाकिस्तान की तारीख में हमेशा फतह के तौर पर याद रखा जाएगा। ये एक ऐसा दिन था जब पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत की मुसल्लह अफवाज को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ऐसा प्लान बनाया कि दुनिया देखती रह गई। भारत के दावे तो किसी ने ना माने, मगर जो पाकिस्तान ने किया वो सब ने देखा। 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के 18 JF-17, F-16 और मेराज तैयारों ने उड़ान भरी। भारतीय टारगेट लॉक कर लिए गए थे। पाकिस्तानी पायलट भारत को मजा चखाने के लिए तैयार थे। राजौरी ब्रिगेड हेडक्वार्टर को तबाह करके जवाब देने के लिए टारगेट के तौर पर चुना गया। पाकिस्तान के 4 JF-17 तैयारों ने इसमें हिस्सा लिया और टारगेट पर 4 बम गिराए गए। पाकिस्तान के बम गिराते ही 2 भारतीय तैयारों ने फजा में उड़ान भरी। एक भारतीय जहाज स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी के JF-17 थंडर का शिकार हुआ और दूसरा भारतीय जहाज वहां से भाग निकला। पाकिस्तान के सरप्राइज से भारत इतना बौखला गया कि तबाह होने वाले भारतीय जेट को देखने के लिए जाने वाले अपने ही हेलीकॉप्टर को पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर समझकर मिसाइल मार दिया और बाद में खुद ही इसका इकरार भी कर लिया। भारत ने पाकिस्तानी जहाज़ों से टक्कर लेने के लिए अपने मिग तैयारों को भेजा। इन भारतीय मिग तैयारों में से एक तैयारा अभिनंदन का था। अभिनंदन के जहाज के कम्युनिकेशन सिस्टम को पहले से फजा में मौजूद पाकिस्तान के JF-17 के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ने लॉक कर दिया और उसे पता ही ना चल सका कि कब उसने LOC क्रॉस कर लिया है। LOC क्रॉस करते ही विंग कमांडर नुमान ने फौरन अभिनंदन को टारगेट किया और पलक झपकते ही भारतीय जहाज को निशाना बना दिया। अभिनंदन मिसाइल का निशाना बनते ही जहाज से इजेक्ट किया और पैराशूट पाकिस्तानी सरजमीन पर लैंड कर दिया। और जैसे ही लैंड किया, पाकिस्तान की आवाम ने पायलट को मुक्के और थप्पड़ों से भारतीय पायलट का इस्तकबाल किया। अभिनंदन को एक रोजा तहवील में मजेदार चाय भी पिलाई गई, जिसका उन्होंने खुद भी इकरार किया। कैसे, ये देखिए। और फिर फैंटास्टिक टी पिलाने के बाद वजीर आजम इमरान खान ने पार्लियामेंट को एतमाद में लेते हुए अमन के पैगाम के साथ अभिनंदन को अगले रोज ही रिहा करने का ऐलान कर दिया। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।